नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो नंबर है आपका दोस्तों यहाँ पर 140वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें से 100% दोस्तों यहाँ पर आपकी एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रश्नों की संख्या है 75 है। दोस्तों यहाँ पर अगर ये 75 प्रश्न आपने पूरे क्रैक कर दिए तो 100% एक या दो क्वेश्चन आपके यानी कि SST में सही होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर तो प्लीज इसको पूरा देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। दोस्तों यहाँ पर स्क्रैप मत कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर अब जो समय है दोस्तों यहाँ पर अब केवल वो प्रश्न निकाल रहा हूं मैं आपके लिए जो कि एग्जाम में कूदने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो कि आपके एग्जाम पेपर में सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों यहाँ पर RVSC के द्वारा। तो दोस्तों देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो 11वें नंबर का कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। दोस्तों यहाँ पर जिसमें आपको दे रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दे रखा है दोस्तों यहाँ पर वो मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको पढ़ना है ये देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपको पढ़ने होंगे वो अक्षांशीय, देशांतरीय, पृथ्वी की गतियां, वायु दाब एवं पवने, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, सूर्य एवं चंद्रग्रहण, पृथ्वी के प्रमुख जलवायु मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया दोस्तों यहाँ पर भारत की। और देखिएगा यहाँ पर यानी कि जैव मंडल, कटिबंध और पर्यावरण समस्याएं और समाधान। दोस्तों यहाँ पर ये आज यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, तो प्लीज इसको पूरा डटकर मुकाबला कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, इस पेपर को पूरा क्रैक कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर ये कौन सी किताब में से उठाई गई है। तो देखिएगा कक्षा 11वीं की बुक है दोस्तों यहाँ पर, उसमें आपको पढ़ने होंगे दोस्तों यहाँ पर ये चैप्टर आपको पढ़ने होंगे कक्षा 11वीं की और कक्षा 8वीं की। दोस्तों यहाँ पर कक्षा 8वीं की बुक में दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी की गतियां, ग्रह, कुछ इस तरह के टॉपिक दे रखे हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं अगर आपके पास बुक है तो। दोस्तों यहाँ पर तो चलते हैं यहाँ पर, और वैसे बुक नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर अगर ये 75 प्रश्न आपने क्रैक कर दिए तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर 100% आप बिल्कुल सही करके आओगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। करेक्ट आंसर बताइएगा सभी। सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है बताना होगा। करेक्ट आंसर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रेस बैंक में है दोस्तों यहाँ पर ये प्रेस, तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका उपयोग सभी से होता है। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ग्रहों से मिलकर, उपग्रहों से मिलकर और सूर्य से मिलकर दोस्तों यहाँ पर सौर मंडल का निर्माण होता है। पहला क्वेश्चन आपका सही हो चुका है। अगला देखिएगा यहाँ पर सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है बताइएगा। करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर बताइएगा सभी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बताना होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच। दोस्तों यहाँ पर यानी कि इन दोनों ग्रहों के बीच यानी कि छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, उसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, अरुण है, वरुण है, शनि है या फिर बृहस्पति है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये वरुण हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सूर्य से सबसे जो दूर ग्रह है वो वरुण हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं बताएगा। बुध को, मंगल को, शुक्र को या फिर शनि को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो 81% जो ग्रह है ये यानी कि जो शुक्र ग्रह है दोस्तों यहाँ पर वो पृथ्वी से मिलता हुआ है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहाँ पर पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। बुध है, शनि है, शुक्र है या फिर चंद्रमा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर शुक्र ग्रह, जी हाँ दोस्तों, जिसको भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर सौर का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने बताएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बृहस्पति और बुध ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा है, बुध सबसे छोटा है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? ऑप्शन है कणाद है, नागार्जुन है, आर्यभट्ट है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कौन से दो ग्रह है जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? दोस्तों यहाँ पर बताइएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऐसे दो ग्रह बताइएगा जो कि विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कुछ जो ग्रह है वो इस तरह से चक्कर लगाते हैं और जो दो ग्रह है वो उल्टे विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो उन दो ग्रहों के नाम आपको बताना होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बताइएगा सभी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, शुक्र और अरुण हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये दोनों ग्रह जो कि उल्टी दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में और ग्रहों की विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं दोस्तों यहाँ पर, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए, बताइएगा। ये दोस्तों यहाँ पर अभी तक आपकी जो कक्षा 8 की बुक है दोस्तों यहाँ पर, उसके प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये देखिएगा, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर है आपका बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताना कि आपने यहाँ पर यानी कि 70 प्रश्न लगभग, और 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। याद करने होंगे, अगर सिलेक्शन पाना है आपको तो सभी प्रश्न आपको याद करने होंगे दोस्तों यहाँ पर। एग्जाम से पहले सभी कॉन्सेप्ट के सभी प्रश्न आपको याद करने होंगे अगर निकलना है, यानी कि 16 लाख और 40,000 स्टूडेंटों से आगे निकलना है, पहले स्थान पाना है, दूसरा स्थान पाना है दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज आरवीएससी का कोर्स कंप्लीट कर लो दोस्तों यहाँ पर, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल। अगला देखिएगा यहाँ पर, तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृति कहलाती है, बताएगा क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है आकाशगंगा, सौर मंडल, या फिर एंड्रोमेडा, या फिर नक्षत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नक्षत्र कहलाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, कभी आपने यहाँ पर नाइट को देखा हो दोस्तों यहाँ पर लगभग 12 और 11 के बीच दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इस तरह के यहाँ पर यानी कि इस तरह के तारों का एक समूह है दोस्तों यहाँ पर, जिसे सप्त ऋषि कहा जाता है। आपने कभी गौर किया होगा दोस्तों यहाँ पर, सर्दियों में यानी कि बहुत साफ दिखाई देता है दोस्तों यहाँ पर। ये जो सप्त तारे हैं दोस्तों यहाँ पर, वो इस तरह से बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, सप्त तारे, जिसमें 7 तारे जुड़े हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। इस तरह की जो आकृति होती है यानी कि यहां पर, तो इसको कहा जाता है नक्षत्र मंडल कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, बताना होगा करेक्ट आंसर। जो आकाश में लाखों सैकड़ों अरब तारे दिखते हैं दोस्तों यहाँ पर, उनको क्या कहा जाता है, बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उनको तारा कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, किस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 डेटें ऐसी होती है जिसमें दिन बराबर होता है और रात भी बराबर होती है दोस्तों यहाँ पर। तो ये एक पहला दिन हो जाएगा 21 मार्च का दिन, और दूसरा हो जाएगा यानी कि 23 सितंबर का दिन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें दिन और रात बराबर होती है दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए और बी दोनों हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि नए दिन की शुरुआत का स्थान है, बताना होगा किस देशांतरीय विस्तार से है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री से यहां से गिनती की जाती है दोस्तों यहाँ पर नए दिन की। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा से दोस्तों यहाँ पर दिन की शुरुआत होती है। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर इस दिन में यानी कि कौन सा लंबा दिन होगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा है?
होता है बताएगा 21 मार्च को या फिर 23 सितंबर को या फिर 21 जून को या फिर 22 दिसंबर को। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून का जो दिन होता है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है दोस्तों यहाँ पर, और 22 दिसंबर होता है वो दक्षिणी गोलार्ध का दोस्तों यहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है। ध्यान रख लेना 22 दिसंबर और 21 जून दोनों ही याद कर लेना है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, ये आपको पता है यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, और जो ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा खिंची हुई है उसको क्या कहा जाता है बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देशांतरीय यह रेखा होती है, देशांतरीय रेखा होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उस घटना को क्या कहा जाता है। इस प्रश्न में आप कंफ्यूज होते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो इस कंफ्यूज को कम कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा ये पृथ्वी है और यहां पर सूर्य है और यहां पर क्या है चंद्रमा, तो इनके बीच जो पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है बताइएगा। अपसौर की घटना, चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण या फिर उपसौर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस स्थिति में दोस्तों यहाँ पर चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चंद्र ग्रहण क्यों कहा जाता है, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो हमें क्या दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है दोस्तों यहाँ पर। तो ग्रहण किस पर पड़ता है, चंद्रमा पर पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये दोस्तों यहाँ पर, ये दोनों क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में और पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो दोनों को कंफ्यूज क्लियर कर लो आज। देखिएगा प्रश्न है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो उच्च चंद्र ग्रहण घटित होता है। आपको पता है यह घटना कब घटित होती है बताइएगा, अमावस्या को, पूर्णिमा को या फिर अमावस्या पूर्णिमा को या फिर कुछ निश्चित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पूर्णिमा को घटित होती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इस खगोलीय घटना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सूर्य यानी कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है दोस्तों यहाँ पर, इससे हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है दोस्तों यहाँ पर, और सूर्य दिखाई नहीं देता है तो क्या कहते हैं उसको, सूर्य ग्रहण पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर अक्षांश रेखाओं के बीच की औसत दूरी कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताइएगा। ये देखिएगा ये अक्षांश रेखा है तो बताना होगा इसके बीच की जो दूरी है वो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कितनी होती है। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर रहती है दोस्तों यहाँ पर इनके बीच की दूरी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत की मानक समय ग्रीनविच समय से कितना अंतर है। ऑप्शन आपके सामने, आपको ध्यान होगा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अमेरिका में कुछ अलग टाइम होगा, भारत में कुछ अलग टाइम होगा, उधर जापान में भी अलग टाइम होगा, तो ये टाइम पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर जो ग्रीनविच रेखा है उससे यहाँ पर कितना समय का अंतर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 घंटे और 30 मिनट का दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन आप लोगों ने क्रैक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर, तोड़ के रख दो पूरे पेपर को, और प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। आज इस समय जिस समय वीडियो बना रहा हूं दोस्तों यहाँ पर टोटल स्टूडेंट हो चुके हैं आपके अपने परिवार में दोस्तों यहाँ पर वो हो चुके हैं 79,000 यानी कि 799 स्टूडेंट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 699 स्टूडेंट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज इस टारगेट को हिट कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। कौन कौन है देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, कौन कौन यहाँ पर सब्सक्राइब करता है, कौन कौन नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, कौन कौन यहाँ तक पहुंचा है दोस्तों यहाँ पर, ताकि पता चले कि आप लोग वाकई में पूरा कॉन्सेप्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बताएगा। तो इसका सही हो जाएगा भूमध्य हो जाएगा, भूमध्य रेखा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा यहाँ पर, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने देखिएगा, पृथ्वी होती है दोस्तों यहाँ पर, जिसका जो ध्रुव होता है, एक ध्रुव तो ये होता है, एक ध्रुव ये होता है, तो इसको ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती है, ये जो रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है? अब बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इन रेखाओं को कहा जाता है यानी कि देशांतरीय रेखाएं कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर, जो यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है दोस्तों यहाँ पर, उसको ध्यान रख लेना, इस तरह से ट्रिक बना लो, यानी कि देशांतरीय रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर, किसी दो समांतर देशांतरों के बीच का समय अंतर कितना होता है? बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मिनट का समय होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा इसका भी मैं कंफ्यूज दूर कर लेता हूं। आपको पता है यानी कि ये राजस्थान है, आपको राजस्थान इस देशांतरों के मध्य स्थित है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा ये यहाँ पर धौलपुर है और यहाँ पर जैसलमेर है, इनके मध्य किनकी रेखा है? 7 रेखा है दोस्तों यहाँ पर। और आपको पता है कि एक रेखा के मध्य का समय रहता है 111 किलोमीटर का होता है दोस्तों यहाँ पर। तो 111 फिर 111 111 111 111 और 111 के बीच का जो समय होता है वो 4 मिनट का होता है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, यानी कि 9 चौका 36, 9 रेखाएं हैं दोस्तों यहाँ पर, 9 चौका 36 मिनट का अंतर होता है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर सूर्य उगने से और जैसलमेर में सूर्य उगने तक दोस्तों यहाँ पर 36 मिनट का अंतर होता है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी 1 घंटे में। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से देशांतर में कौन भारत की प्रमाणिक मध्यम रेखा कहलाती है? बताएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे ज्यादा पश्चिमी देशांतर पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, नागपुर, जयपुर, भोपाल या फिर हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कौन सा है? तो इसका सही आंसर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। जयपुर यहाँ पर है, हैदराबाद यहाँ पर है और देखिएगा भोपाल यहाँ पर है और नागपुर यहाँ पर है दोस्तों यहाँ पर। तो इनमें से पूछा है, तो देखिएगा ये रेखा आपने खींच ली, तो ये रेखा खींचने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे यहाँ पर पूछा है, सबसे पश्चिम में पूछा है, तो ये जयपुर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 किस नगर से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से होकर गुजरती है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 23.5 उत्तरी। जी हाँ दोस्तों, ये भारत को यहाँ पर 2 अलग अलग भागों में विभाजित करती है ये रेखा। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम कर्क रेखा कहा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीट होने वाले हैं, 1-2 वीडियो और आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद स्पेशली आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चन होंगे दोस्तों यहाँ पर। 60 क्वेश्चन वो होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर जिसमें आपको 45 से 50 प्रश्न हूबहू मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। वो प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। एक कॉन्सेप्ट हमने तैयार कर लिया है दोस्तों यहाँ पर, जिनमें एक ही कॉन्सेप्ट में 80 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए, और उसमें से आपके 100% दोस्तों यहाँ पर 3 या फिर 4 प्रश्न आने की प्रबल संभावना है दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल सही है, 100% कॉन्सेप्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उसके सारे जो 75 से 80 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर वो हमारे पास है, आ चुके हैं। वो आपको रटने हैं, कैसे भी करके वो रट लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको या तो लाइव क्लास के सेशन स्टार्ट करूंगा, लाइव क्लास में लेकर आऊंगा, या फिर अपलोड में लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर। केवल वो 60 वीडियो में अलग सीरीज में डालने वाला हूं दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। सबसे ज्यादा जो ध्यान देना होगा वो अब आपको उन वीडियो पर ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो आपके कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको क्लियर करने होंगे। अगला देखिएगा यहाँ पर, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा की, क्या पूछा है, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर
किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिएगा आपको पता है, यहां पर राज्यों के बारे में पता है दोस्तों, यहां पर तो बताना होगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा है, गुजरात है, राजस्थान है या फिर पश्चिम बंगाल है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों यहां पर कर्क रेखा। अगला देखिएगा यहां पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? बताइएगा, कर्क रेखा पर या फिर विषुवत रेखा पर या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर मकर रेखा पर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये विषुवत रेखा पर होगी दोस्तों यहां पर। आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है टोटल? ये काल्पनिक रेखा है, तो बताइएगा करेक्ट आंसर इनकी कितनी रेखा है दोस्तों यहां पर, टोटल कितनी रेखा है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर 360। जी हां दोस्तों 360 है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने है अक्षांश रेखा, ग्रीनविच रेखा या फिर देशांतर रेखा या फिर उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखा है दोस्तों यहां पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, देखिएगा पवने आ चुकी है दोस्तों यहां पर, चक्रवात आ चुके हैं, पवने आ चुकी है, प्रति चक्रवात आ चुके हैं दोस्तों यहां पर। ये आपके सिलेबस में दे रखा है दोस्तों यहां पर, पूर्ण रूप से पूछा जा सकता है दोस्तों यहां पर, और पवनों से आपसे 100% एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों यहां पर, तो पवने याद कर लेना। देखिएगा व्यापारिक पवनें कहलाती है, बताएगा ऑप्शन आपके सामने है कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियमित व स्थिर हवाएं कहलाती है दोस्तों यहाँ पर, जो कि वर्तमान स्थिति में चलती रहती है दोस्तों यहाँ पर, हमेशा चलती रहती है, साल भर चलती रहती है, उनको कहा जाता है व्यापारिक पवन कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। कभी स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो कभी समुद्र से स्थल की ओर चलती है दोस्तों यहाँ पर, इन हवाओं को क्या कहा जाता है? व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन कहलाती है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सनातनी पवनें कहलाती है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर व्यापारिक पवनें कहां से चलती है? विषुवत निम्न वायुदाब से या फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब से या फिर ध्रुवीय उच्च दाब से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिएगा ये चलती है उपोष्ण उच्च दाब से चलती है दोस्तों यहाँ पर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा बरसात किस कारण होती है? देखिएगा आपको पता है, यानी कि जब शीत ऋतु में आपको पता है, यानी कि जो समुद्र में है दोस्तों यहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो जो स्थल से जो हवाएं चलती है दोस्तों यहाँ पर इस खाली जगह को भरने के लिए चलती है दोस्तों यहाँ पर, जो स्थल से जो चलती है दोस्तों यहाँ पर स्थल की तरफ से चल जाती है और यहाँ पर इस स्थिति को यहाँ पर यानी कि पूरी तरह से भर देती है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जब गर्मियों में जो हवा चलती है वो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको पता है धरातल बहुत गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद जो ठंडी हवाएं होती है दोस्तों यहाँ पर वो आकाश में चली जाती है, और जो ये स्थल है जो धरातल जो स्थल है वो यहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो समुद्र से दोस्तों यहाँ पर जो मानसून लेकर लौटती है, हवाएं आती है मानसून लेकर लौटती है, और जहां पर निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है वहां पर वर्षा उत्पन्न होने लगती है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर मानसून शब्द का तात्पर्य है क्या है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवाओं के रुख में बदलाव। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा आपको पता है, ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो विभिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से दोस्तों यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होता है, ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आपको पता है, और चक्रवात आते हैं वो समुद्रों में ही क्यों आते हैं? समुद्रों में इस कारण आते हैं क्योंकि समुद्र में धाराएं होती है दोस्तों यहाँ पर, एक तो होती है ठंडी धाराएं होती है, एक होती है गर्म धाराएं होती है दोस्तों यहाँ पर। अब जब गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं आपस में मिलती है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर स्थिति में चक्रवात उत्पन्न हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हरिकेन चलते हैं, कहां पर चलते हैं ये हरिकेन? बताइएगा, ये चक्रवाती होते हैं दोस्तों यहाँ पर, लेकिन इसको अलग नाम दे रखा है दोस्तों यहाँ पर अमेरिका के आसपास के इलाकों में हरिकेन का। यूरोप में, चीन सागर में, या फिर सहारा मरुस्थल में, या फिर मिसिसिपी घाटी में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिसिसिपी घाटी में चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हरिकेन, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, ऑप्शन आपके सामने है।
तापमान में वृद्धि, स्वच्छ ताप असमान, या फिर तेज पवन है, या फिर तीव्र दृष्टि। तो ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छ असमान। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहां से अधिक होता है? केंद्र से, बाहर की ओर से, मध्य में, या फिर कहीं नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब प्रति चक्रवात उत्पन्न होता है दोस्तों यहाँ पर, तो केंद्र से हवा उठती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वायु दाब अधिक हो जाता है केंद्र में दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर प्रति चक्रवात का ये रूप ले लेता है दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? केंद्र से दोस्तों यहाँ पर। तो मैं आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा दोस्तों यहाँ पर। जिसको समझ में आ रहा है प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सुझाव दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर कि ये वीडियो आपके लिए कैसे लग रही है दोस्तों यहाँ पर, इसमें कहां तक आपको प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर, जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर। आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जितना हो सके रेट वालों के लिए शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। वन रक्षक, बनपाल, पटवार, राजस्थान एसआई, राजस्थान पुलिस वालों के लिए शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। मैंने अब तक देखिएगा 3700 मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए डाल दिए दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल फ्री में। आप जाते हो दोस्तों यहाँ पर, कोई ऐप खरीदते हो तो ऐप के अंदर अंदर आप देखिएगा 1200 रुपए खर्च करते हो, 1200, 1300, 1500, 2-2000 में मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज लेते हो दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर एसएस के दोस्तों यहाँ पर, एसएसटी के। तो ध्यान रखना प्लीज, पूरे मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद कर लो दोस्तों यहाँ पर, जितना हो सके याद कर लो दोस्तों यहाँ पर। फिर एग्जाम लगने के बाद ये कोई काम के नहीं होंगे दोस्तों यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर। अगर फायदा उठाना चाहते हो तो उठा लो दोस्तों यहाँ पर, ये मौका है आपके पास दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी आपको क्रैक करना है, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये जो होते हैं यहाँ पर प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं, तो ये यहाँ पर तो थोड़ा इसमें मिस्टेक हो सकती है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप है ना इग्नोर कर दीजिएगा, इस प्रश्न को आप इग्नोर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। इसको जो भी जिसको पता है वो प्लीज कमेंट में जरूर बताना है इसको कि प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्यों है ये कंफ्यूज, इसलिए क्योंकि भूमध्य जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, उसमें यहाँ पर यानी कि अधिक गर्मी पड़ती है, तो वहां पर प्रति चक्रवात आने की संभावना होती है, तो इसलिए ये कंफ्यूज है इस क्वेश्चन में, तो आपको मैं बाद में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा दोनों में अभी कंफ्यूज क्लियर हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर गलत टच हो गया है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा जो प्रति चक्रवात है दोस्तों यहाँ पर, वो तो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, वो प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं, वो अधिक उत्पन्न होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र में होते हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों याद कर लो दोस्तों यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोनों दोस्तों यहाँ पर, सही का निशान लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, ये देखिएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रति चक्रवात की तुलना में होते हैं, प्रति चक्रवात की तुलना में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, बराबर होते हैं, या फिर बहुत छोटे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये बड़े होते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, चक्रवात कब होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है, बताना होगा करेक्ट आंसर, गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गोलाकार में चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो चक्रवात होते हैं वो गोलाकार में चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, इस तरह से यानी कि चलते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसका केंद्र में अधिक दबाव रहता है, चक्रवात पे सबसे अधिक जो दबाव रहता है वो केंद्र में होता है दोस्तों यहाँ पर, और सबसे कम जो यहाँ रहता है वो यहाँ पर रहता है, यानी कि जो इसकी सतहों पर रहते हैं, जो चक्रवात के बाहरी सतहों पर रहते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। अगला देखिएगा, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दूसरी गतियां हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, पृथ्वी की किस गति के कारण मौसम परिवर्तन होता है? ऑप्शन आपके सामने है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्षिक गति के कारण तो मौसम परिवर्तन होता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दिन और रात बनते हैं वो यहाँ पर दैनिक गति के कारण बनते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। लगभग में पूछा है तो 24 घंटे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है दोस्तों यहाँ पर सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग ग्रहों का अलग अलग समय है दोस्तों यहाँ पर, ये तो पृथ्वी का जो समय है दोस्तों यहाँ पर ये यहाँ पर यानी कि 365 और 6 घंटे का समय लगता है एक बार घूमने में दोस्तों यहाँ पर, पूरा चक्कर लगाने में। अगला देखिएगा यहाँ पर सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है बताइएगा, चौथे स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे पर या फिर पहले स्थान पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये सूर्य है और यहाँ पर ये ग्रहों की जो कक्षा है दोस्तों यहाँ पर ग्रहों की कक्षा है, तो ध्यान रखना यानी कि पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर पृथ्वी है दोस्तों यहाँ पर। पहले स्थान पर हो जाएगा बुध, फिर देखिएगा फिर हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगी, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, तीसरा स्थान हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, एकमात्र, तो आप बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर प्रकाश की गति प्रति सेकंड होती है, ऑप्शन आपके सामने है, 4 लाख किमी, 3 लाख किमी या फिर 3.6 लाख किमी या फिर 4.3 लाख किमी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 लाख किमी। जी हाँ दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दोस्तों यहाँ पर ये दूरी तय करता है कौन, प्रकाश। ध्यान रख लेना और ध्यान रखना सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है, चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी है वो लगभग 3.5 लाख के आसपास है दोस्तों यहाँ पर, किलोमीटर है किमी में। अगला देखिएगा यहाँ पर पृथ्वी का सर्वाधिक तापमान, घनत्व और दबाव पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर पाया जाता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्रुवों पर तो आपको पता है कम पाया जाता है दोस्तों यहाँ पर, कम वायुदाब है, घनत्व है, सब चीज कम पाया जाता है ध्रुवों पर, लेकिन जो पृथ्वी का जो बीचों बीच का जो केंद्र है दोस्तों यहाँ पर इसमें सबसे अधिक यहाँ पर ये पाया जाता है, दबाव पाया जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्न में से जो जीवंत ग्रह कौन सा है, तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर प्रारंभिक चरण में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में थी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन थी। अगला देखिएगा यहाँ पर बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिवादक कौन थे, ऑप्शन आपके सामने है, लाप्लास या फिर कॉन्ट या फिर ओटो सिमेट या फिर एडविन हबल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडविन हबल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिग थ्योरी का आपने 11वीं की पुस्तक में पढ़ा होगा दोस्तों यहाँ पर, बिग थ्योरी का सिद्धांत पढ़ा होगा दोस्तों यहाँ पर। विस्फोटक जो हुआ था दोस्तों यहाँ पर वो यहाँ पर आपको पता है सूर्य से एक टुकड़ा अलग होके अलग हुआ था, वो बिग थ्योरी का सिद्धांत था दोस्तों यहाँ पर, वो किसने प्रतिपादन किया था, तो ध्यान रखना एडविन हबल ने किया था। अगला देखिए यहाँ पर सीमा परत के संगठन तत्व है, कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का सिलिका और मैग्नीज दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा करेक्ट आंसर। जो त्रिज्या है दोस्तों यहाँ पर वो पृथ्वी की त्रिज्या आपको बताना है कितना है, ये त्रिज्या आपकी पूछी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 6371 किमी। जी हाँ दोस्तों, 6371 किलोमीटर की है दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी, और पृथ्वी का जो व्यास है वो लगभग 12,000 के आसपास है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर भूकंप विज्ञान है, बताना होगा करेक्ट आंसर, कौन सा विज्ञान माना जाता है, भूकंप विज्ञान, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान भूकंप विज्ञान कहलाता है। अगला देखिए यहाँ पर पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान बढ़ने की दर है, बताना होगा करेक्ट आंसर, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रत्येक 32 मीटर की दूरी पर दोस्तों यहाँ पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित पठार है, ऑप्शन आपके सामने है, जो दक्कन का जो पठार है ये वाला, तो बताना होगा वो यहाँ पर किस प्रकार निर्मित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दरारी
उद्गार से। जी हाँ दोस्तों, दरारी उद्गार से। आपको पता है किसी पहाड़ है दोस्तों, यहाँ पर ये पहाड़ है और पहाड़ में जो भी दरार पड़ती है और उसके अंदर जो ज्वालामुखी उत्पन्न होती है दोस्तों, यहाँ पर क्रेटर से निकलता है ज्वालामुखी दोस्तों, यहाँ पर उसको कहा जाता है दरारी उद्गार कहा जाता है। ध्यान रख लेना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भूकंपीय तरंगों का आलेख किस यंत्र से होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सीस्मोग्राफ से मापा जाता है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सुनामी किस भाषा का शब्द है? बताइएगा, फ्रेंच का, अरबी का, हिंदी का या फिर जापानी का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जापानी भाषा है दोस्तों। यहाँ पर सुनामी, और सुनामी सबसे ज्यादा जो आती है वो जापान में आती है, ध्यान रख लेना। और जापान में इसका नाम दिया, सुनामी का जो नाम दिया है वो यहाँ पर सुनामी, जापानी भाषा में सुनामी नाम दिया है दोस्तों। यहाँ पर जो भी चक्रवात आते हैं, हरिकेन आते हैं, उनका नाम दिया है। अगला देखिएगा यहाँ पर, वायुदाब की खोज किसने की थी सबसे पहले? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्यूरिक ने दी थी। ए बी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन बचे हुए आपके लिए, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं दिया है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन अब आपके लिए आने वाला है क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा आपके लिए। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर उत्तरी भारत व पाकिस्तान के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म व शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है? चूनक, लू, मिस्टल, बोरा? तो बताना होगा। इसका करेक्ट आंसर आपको बता दो दोस्तों। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे प्लीज जरूर बताना। और ये क्वेश्चन 100% कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर आपसे, तो इसका आंसर सबको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर, और बताना होगा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, आपका अपना यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए समर्पित है दोस्तों यहाँ पर, कैसा लग रहा है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा, यानी कि वे पवन है जो वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है वो कहलाती है? बताएगा क्या कहलाती है? देखिएगा ऊपर मैंने अलग क्वेश्चन आया था, उसमें भाषा अलग थी, तो ध्यान रखना, इसको कहा जाता है प्रचलित पवने। जी हाँ दोस्तों, प्रचलित पवने कहा जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी का विस्तार क्या है? ऑप्शन आपके सामने। सबसे देखिएगा, आपको पता है कि जो मानसून आते हैं वो कहां पर बनते हैं और कहां से आते हैं और भारत में कहां प्रवेश करते हैं, ये है। तो देखिएगा, जो भूमध्य रेखीय है दोस्तों, यहाँ पर जो रेखा है यानी कि ये भारत है, और भारत के नीचे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक रेखा खींची हुई है। इस रेखा के आसपास सबसे अधिक गर्मी पड़ती है दोस्तों यहाँ पर, और ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है दोस्तों यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब बताना, इस पे सबसे अधिक यहाँ पर वायुदाब की पेटी का विस्तार होता है कि यहां पर वायुदाब उत्पन्न होता है। तो यहां से क्या होते हैं, मानसून बनकर दोस्तों यहां पर जब गर्मियों में यहां पर स्थल की तरफ हवा चलती है दोस्तों यहाँ पर, ये यहां से मानसून लेकर चलती है दोस्तों यहाँ पर, और सबसे पहले केरल के आसपास ये बरसात करते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तरी भारत में पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर प्रवेश करते हैं। इस तरह से बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आते हैं वो इस तरह से बरसात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, वो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से टकराकर वापस ये यानी कि पश्चिम की तरफ आते हैं, लेकिन यानी कि राजस्थान की तरफ आते आते दोस्तों यहाँ पर इनमें पानी की कमी हो जाती है और यहाँ पर कम बरसात करते हैं। तो इसका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा यानी कि 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी देशांतर के मध्य है दोस्तों यहाँ पर ये पेटी का विस्तार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा, यानी कि अभी है सर्वाधिक वायुदाब मिलता है। तो देखिएगा, सर्वाधिक वायुदाब मिलता है वो यहाँ पर पृथ्वी तल के निकट मिलता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहाँ पर पश्चिम से आ रही पवनें कहलाती है। बताना होगा, देखो पवन आपको 4 प्रकार की पवन पढ़नी है। एक तो आपको देखिएगा साइबेरियन से चलने वाली पवन पढ़नी है, एक पूर्वी भारत से चलने वाली पवन पढ़नी है, एक आपको पश्चिमी भारत से चलने वाली आपको पवन पढ़नी है दोस्तों यहाँ पर। तो बताना होगा करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, जो पश्चिमी दिशा से जो पवनें चलती है उसको पछुआ हवाएं कहा जाता है, जिनमें लू अधिकतर चलती है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और ये गर्मियों में ज्यादा चलती है। अगला देखिए यहाँ पर, साइबेरियन से चलने वाली ठंडी पवन कहलाती है भोरा, मिस्टल, बोरान या फिर जोंडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बोरान कहलाती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो बोरान है दोस्तों यहाँ पर, जो हमारा हिमालय पर्वत है दोस्तों यहाँ पर, हिमालय पर्वत है, ये बोरान से हमारी रक्षा करता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है साइबेरियन है दोस्तों यहाँ पर, वो हिमालय के उत्तर दिशा में है, और उत्तर दिशा में साइबेरियन से ठंडी हवाएं चलती है, भारत की ओर चलती है, तो ये हमारी रक्षा करता है दोस्तों यहाँ पर, हिमालय है इन हवाओं से दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना कौन सी हवाओं से,
दौरान हवाओं से रक्षा करता है। अगला देखिएगा यहाँ पर वायु दाब के वितरण हेतु निम्न मुख्यतः किन महीनों को चुना गया है। ऑप्शन आपके सामने है। सबसे अधिक वायुदाब, निम्न वायुदाब की स्थिति किन महीने में होती है, बताएगा। करेक्ट आंसर लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जनवरी और जुलाई महीने में दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जुलाई में गर्मी पड़ती है दोस्तों यहाँ पर, वायुदाब स्थल पे निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और जनवरी में दोस्तों यहाँ पर स्थल पर अधिक वायुदाब उत्पन्न हो जाता है और समुद्र में निम्न वायुदाब की स्थिति हो जाती है। तो जनवरी में जो हवाएं चलती है दोस्तों यहाँ पर वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है दोस्तों यहाँ पर, और जुलाई में जो हवाएं चलती है दोस्तों यहाँ पर वो चलती है दोस्तों यहाँ पर समुद्र से और स्थल मार्ग की तरफ चलती है दोस्तों यहाँ पर, जो कि वर्षाएं करती है। तो प्लीज ये कॉन्सेप्ट आपका प्लीज कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। अब बताएगा आपका रिजल्ट, यानी कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने ये प्रश्न सभी याद कर लिए तो 100% 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से पूरी तरह से। और प्लीज बताना अब तक आपका जो कोर्स है वो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 95% कवर हो चुका है SST का दोस्तों यहाँ पर। अब 95% और रहा है, उनको भी मैं कवर करवा दूंगा दोस्तों यहाँ पर। लेकिन अब जो 60 वीडियो आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, क्योंकि 60 वीडियो में से 45 प्रश्न हूबहू आपकी एग्जाम में मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। 100% कह सकता हूं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज बने रहिएगा और शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। देखते हैं इस वीडियो को कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं दोस्तों यहाँ पर।